सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा आंगन में लगे तुलसी के पौधे को हिला रही थी। पक्षियों की चहचहाहट के बीच पंडित हरिनारायण जी अपने कपड़े के थैले को कंधे पर टांगे घर से बाहर निकले। उम्र 70 के पास थी, पर चाल में आज भी आत्मविश्वास था। उनके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी अनुशासन, सादगी और संतुलित जीवन में बिताई थी। नशे से दूर, फालतू खर्च से दूर, पर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन से कभी समझौता नहीं किया। यही वजह थी कि इस उम्र में भी वे अपने हम उम्रों से ज्यादा तंदुरुस्त दिखते थे। हरिनारायण जी रोज पास की मंडी से ताज़ी सब्जियां खुद खरीद कर लाते थे। उन्हें लगता था कि परिवार के लिए अच्छा खाना लाना भी एक सेवा है। आज अचानक उनकी नज़र एक सब्जी की टोकरी पर ठहर गई। ताज़ी हरी मेथी। सीजन की शुरुआत थी, इसलिए मेथी थोड़ी महंगी मिल रही थी, लेकिन स्वाद और सेहत के सामने कीमत उन्हें कभी बड़ी नहीं लगी। उन्होंने बिना सोचे मेथी खरीद ली और मन ही मन सोचने लगे कि दोपहर में गरम गरम बाजरे की रोटी और मेथी की सब्जी कितनी स्वादिष्ट लगेगी। जैसे ही वे घर पहुंचे, दरवाज़ा अंदर से खुला था। ड्राइंग रूम में उनकी बहू नेहा सोफे पर बैठी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी और पास में मोबाइल लगातार बज रहा था। हरिनारायण जी ने मुस्कुराकर कहा, बहू, आज मेथी मिली है, इसलिए दोपहर में मेथी की सब्जी और बाजरे की रोटी बना लेना। नेहा ने नज़र उठाई, हल्की मुस्कान दी और कहा, ठीक है बाबा जी। फिर वापस अपने काम में लग गई। हरिनारायण जी को कुछ अजीब तो लगा, पर उन्होंने मन में सोचा कि आजकल की बहुएं कामकाजी होती हैं, व्यस्त रहना स्वाभाविक है। तभी उनकी पत्नी कमला जी रसोई से बाहर आईं। उन्होंने सब्जियों का थैला हाथ से लिया और बोलीं कि वे मेथी साफ कर देती हैं। कमला जी ने सालों से पूरे घर का ध्यान रखा था। पति की पसंद नापसंद उन्हें अच्छी तरह पता थी, पर पिछले कुछ समय से वे महसूस कर रही थीं कि बहू नेहा का व्यवहार बदल रहा है। पहले उसमें अपनापन था, अब बस औपचारिकता रह गई थी। कमला जी मेथी साफ करने लगी और प्यार से नेहा को आवाज दी कि क्या बाजरे का आटा निकाल दूं? अंदर से नेहा ने चिड़चिड़े स्वर में जवाब दिया कि आज बाजरे की रोटी नहीं बनेगी, सब लोग चावल खा लेंगे। कमला जी ने हल्के से कहा कि पापा जी को बाजरे की रोटी सूट करती है और डॉक्टर ने भी यही सलाह दी है। ये सुनते ही नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि हर दिन किसी को रोटी चाहिए, किसी को चावल, किसी को बिना नमक, किसी को बिना तेल, और वो कोई मशीन नहीं है जो दिन भर रसोई में खड़ी रहे। मुझे भी ऑफिस का काम देखना होता है, बच्चों का होमवर्क, घर की साफ सफाई, सब कुछ मैं ही करूं। कमला जी सन्न रह गईं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक साधारण सी बात पर बहू इतना गुस्सा करेगी। उन्होंने नरम स्वर में कहा, बेटा, मैंने तो बस पूछा था, अगर नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। नेहा ने खींच कर कहा, आप बना लेंगी? फिर कहेंगी गैस ज्यादा खर्च होती है, सामान ज्यादा लगता है, खर्च कौन देखेगा? मैं पहले ही थक चुकी हूँ। इतना कहकर नेहा वापस अपने कमरे में चली गई। कमला जी के हाथ से सब्जी छूटकर सिंक में गिर गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उधर हरिनारायण जी अपने कमरे में अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन हर शब्द उन्होंने साफ सुना था। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, जैसे किसी ने भीतर तक चोट कर दी हो। कमला जी धीमे कदमों से कमरे में आईं। हरिनारायण जी ने पूछा, क्या हुआ? कमला जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से गिरते आंसुओं ने सब बता दिया। हरिनारायण जी ने गहरी सांस ली और बोले, शायद हमारे स्वाद, हमारी इच्छाएं अब बोझ लगने लगी हैं। अपने ही घर में अगर ऐसा लगे तो मन का खाना भी नहीं पचता। उस दिन दोपहर का खाना बना, पर हरिनारायण जी और कमला जी ने साथ बैठकर खाना नहीं खाया। मन में कसक थी, जैसे अपने ही घर में पराया महसूस कर रहे हों। शाम तक हरिनारायण जी ने निर्णय कर लिया कि वे अब अपनी इच्छाओं को किसी पर थोपेंगे नहीं। वे और कमला जी अपना खाना खुद बनाएंगे, अपने काम खुद करेंगे और किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। कमला जी ने पति के फैसले को चुपचाप स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया था कि स्वाभिमान से बड़ा कोई धन नहीं होता। उस शाम घर में एक अनकहा सन्नाटा फैल गया और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही सन्नाटा पूरे परिवार को आईना दिखाने वाला है। अगली सुबह घर में सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। रात की खामोशी के बाद घर में दिन की हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन वातावरण में कुछ बदला बदला सा था। हरिनारायण जी और कमला जी अपने कमरे में चुपचाप बैठे थे। न पहले जैसी सुबह की हंसी थी, न चाय की प्याली के साथ होने वाली छोटी छोटी बातें। दोनों अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे। कल जो हुआ था उसकी टीस अब भी मन में चुभ रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर अपनों से ऐसी बात सुनना आसान नहीं होता। वे जानते थे कि नेहा बुरी नहीं है, बस शायद थकान और तनाव ने उसके शब्दों को कठोर बना दिया था।
फिर भी शब्दों की चोट शब्दों से नहीं, दिल से लगती है, और वो चोट दोनों के मन में गहरी उतर चुकी थी। कमला जी चुपचाप उठकर कमरे के एक कोने में छोटा सा गैस स्टोव रखकर अपने पति के लिए चाय बनाने लगी। हरि नारायण जी उन्हें देखते रहे। वर्षों से वे साथ थे, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था कि वे अपने ही घर में एक अलग दुनिया बना रहे हैं। चाय बनाते समय कमला जी के हाथ हल्के कांप रहे थे, पर चेहरे पर दृढ़ता थी। उन्होंने खुद से कहा था कि स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं। अगर आज झुक गए तो कल हर बात बोझ समझी जाएगी। इधर नेहा बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। वो जल्दी जल्दी उनके बैग देख रही थी, टिफिन भर रही थी, बाल संवार रही थी। बच्चों की मासूम आवाजें घर में गूंज रही थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी बेचैनी थी। उसे याद आया कि कल उसने कितने तीखे शब्द कह दिए थे। रात को भी ठीक से नींद नहीं आई थी, लेकिन उसने अपने मन को ये कहकर समझाया कि वो गलत नहीं थी, वो बस थक गई थी। फिर भी कहीं ना कहीं दिल के कोने में हल्की सी ग्लानि थी, जिसे वो अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी। जब बच्चे स्कूल के लिए निकल गए, तभी रोहित भी ऑफिस जाने को तैयार हुआ। उसने ड्राइंग रूम में देखा कि आज माता पिता वहां नहीं बैठे हैं। पहले हर सुबह पापा अखबार पढ़ते, माँ तुलसी को पानी देती और फिर सब साथ चाय पीते थे। आज ये दृश्य गायब था। रोहित को अजीब लगा। वो माता पिता के कमरे की तरफ गया। अंदर देखा कि दोनों चाय की प्याली लिए बैठे हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, पापा मम्मी, आज आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बाहर बैठिए ना, आदत सी है आपकी आवाज सुनने की। हरि नारायण जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अब से हम अपना काम खुद कर लेंगे। तुम लोग अपने काम में व्यस्त रहते हो, हम किसी को परेशान नहीं करेंगे। रोहित एक पल के लिए ठिठक गया। उसके पिता का स्वर शांत था, पर उस शांति के पीछे गहरी चोट छिपी थी। वो कुछ कहना चाहता था, पर ऑफिस के लिए देर हो रही थी। उसने बस इतना कहा, शाम को बात करेंगे, और निकल गया। दिन भर ऑफिस में रोहित का मन काम में नहीं लगा। बार बार उसे सुबह का दृश्य याद आता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके घर में अचानक ये दूरी कैसे आ गई। उसने तय किया कि आज वो हर हाल में सच जानकर रहेगा। उधर घर में नेहा अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। काम की फाइलें, कॉल्स, मीटिंग्स सब कुछ चलता रहा, पर उसके भीतर एक आवाज़ बार बार कह रही थी कि कल उसने जो कहा वो सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि रिश्तों की डोर पर चला हुआ एक कठोर झटका था। फिर भी वो खुद को समझाती रही कि वो भी इंसान है, हर समय मुस्कुराकर सब कुछ नहीं कर सकती। शाम को रोहित घर लौटा। जैसे ही वो अंदर आया, उसने देखा कि रसोई में अलग अलग खाना बन रहा है। एक तरफ नेहा सब्जी और रोटियां बना रही थीं, दूसरी तरफ कमरे के अंदर कमला जी और हरि नारायण जी अपने लिए सादा खाना बना रहे थे। एक ही घर में दो रसोई, दो धुएं की लकीरें और बीच में खिंची हुई अदृश्य दीवार। रोहित का दिल भर आया। ये वो घर नहीं था जिसे उसने हमेशा प्यार और एकता की मिसाल समझा था। उसने माँ के पास जाकर पूछा, मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? कमला जी ने शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं बेटा, हम बस अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं, नेहा पर बोझ नहीं डालना चाहते। रोहित समझ गया कि मामला बहुत गहरा है। उसने नेहा को कमरे में बुलाया। नेहा पहले अनमनी रही, पर रोहित के चेहरे की गंभीरता देखकर बैठ गई। रोहित ने बिना ऊंची आवाज किए कहा, नेहा, कल जो कुछ हुआ उसने मम्मी पापा के दिल को बहुत चोट पहुंचाई है। तुम जानती हो ना, उन्होंने पूरी जिंदगी हमें कभी बोझ नहीं समझा। बचपन में जब हमें अलग खाना चाहिए होता था, माँ रात रात भर हमारे लिए दाल का पानी, खिचड़ी, पराठे बनाती थी। पापा हमारी पसंद की मिठाई, फल, खिलौने लाकर देते थे। तब उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे थक गए हैं। आज अगर वे अपनी उम्र में कभी कभार कुछ मनपसंद मांग लें, तो क्या वे इतना बड़ा अपराध है? नेहा चुप रही। उसकी आंखें झुक गईं। रोहित आगे बोला, मैं मानता हूं कि तुम थक जाती हो, काम का दबाव है, लेकिन थकान का इलाज गुस्सा नहीं, संवाद है। तुम मुझसे कह सकती थीं कि मदद चाहिए, हम मिलकर समाधान निकाल लेते। पर मम्मी पापा को बोझ कहना, ये शब्द उनके दिल में तीर की तरह लगा है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी माँ याद आई, जो आज भी उसके लिए पसंद का खाना बनाती है, बिना शिकायत के। उसे एहसास हुआ कि उसने वही व्यवहार अपने सास ससुर के साथ नहीं किया जो उसकी माँ ने कभी उसके साथ नहीं किया था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रोहित। मैं खुद को संभाल नहीं पाई, मैंने रिश्तों की कद्र नहीं की। ये कहते ही वो उठी और सीधे माता पिता के कमरे की ओर गई। हरि नारायण जी और कमला जी चुपचाप बैठे थे।
नेहा उनके पास जाकर जमीन पर बैठ गई, उनके चरणों को छूते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से और थकान में वो सब बोल गई जो नहीं बोलना चाहिए था। आज समझ आया कि घर होटल नहीं होता, घर मंदिर होता है, और आप दोनों उस मंदिर की नींव हैं। कमला जी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने बहू को उठाकर गले लगाया। वर्षों की ममता उनके स्पर्श में उतर आई। हरिनारायण जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, बुजुर्गों की छोटी इच्छाएं बोझ नहीं होती, वे हमारे जीवन की आखिरी खुशियां होती हैं। अगर वे भी छीन ली जाएं तो जीवन फीका पड़ जाता है। नेहा ने सिर झुकाकर कहा, अब से मैं ध्यान रखूंगी। अगर थक जाऊंगी तो प्यार से कहूंगी, गुस्से से नहीं। मैं वादा करती हूं कि ये घर फिर से पहले जैसा बनेगा। उस दिन के बाद धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। सुबह की चाय फिर से ड्राइंग रूम में बनने लगी। हरिनारायण जी मंडी से सब्जी लाते, कमला जी उन्हें साफ करती और नेहा मुस्कुराकर पूछती, आज क्या अच्छा लगेगा। बच्चे दादी के पास बैठकर कहानी सुनते और रोहित को ऑफिस से लौटकर फिर वही सुकून मिलने लगा जिसके लिए इंसान दिन भर मेहनत करता है। समय के साथ नेहा ने सीख लिया कि काम और परिवार के बीच संतुलन ही असली समझदारी है। उसने महसूस किया कि रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि रिश्तों को जोड़ने की जगह है। वहीं हरिनारायण जी और कमला जी ने भी समझा कि नई पीढ़ी पर दबाव ज्यादा है और संवाद से हर समस्या का हल निकल सकता है। घर में अब पहले से ज्यादा अपनापन था, क्योंकि एक बार दरार आकर फिर जुड़ने पर रिश्ता और मजबूत हो जाता है। हरिनारायण जी कभी कभी गाजर का हलवा खाते हुए मुस्कुराकर कहते, अब हर निवाले में सिर्फ स्वाद नहीं, सम्मान भी है। और कमला जी मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती कि उनका घर फिर से हंसी से भर गया। घर दीवारों से नहीं, दिलों से बनता है। जब हम बुजुर्गों की छोटी इच्छाओं को बोझ समझने लगते हैं, तब रिश्तों की जड़ें सूखने लगती हैं। जहां संवाद, सम्मान और स्नेह हो, वहां हर समस्या समाधान बन जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए।